नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में ये जो सत्र है, ये हमारी भारतीय भाषाओं में जो आपस में कैसे पुल बने और कैसे पूरा देश जो दूसरी भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उससे परिचित हो जाए। क्योंकि कोई तेलुगु में लिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन है तो वो भारतीय लेखक। कोई बांग्ला में लिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन है तो वो भारतीय लेखक। तो जितने भारतीय लेखक हैं उनका लिखा हुआ पूरे देश में कैसे पहुंचे, ये हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। और लोग जो है, हमारे जो अनुवाद के क्षेत्र में जो लोग हैं, वो पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ बरसों से लगे हुए हैं। उनको क्या मिला क्या नहीं मिला वो एक अलग बात है। सितंबर के महीने में हजारों आयोजन हुए हिंदी को लेकर के, हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी माह वगैरह वगैरह। लेकिन उन आयोजनों से हिंदी का उतना भला नहीं होगा जितना भला होगा कि हिंदी में कैसे जो उसका जो 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 कंटेंट है और तरह तरह के विषय हिंदी में आए। और इसी तरह दूसरी भाषाओं के साथ, हिंदी का मतलब वहां भी हम पूरी भारतीय भाषाओं की एक तरह से बात कर रहे हैं। तो वो काम तभी मजबूत होगा जब आपस का जो संवाद, जब हिंदी सारी भाषाओं को लेकर चलेगी, साथ लेकर चलेगी, तभी वो सही मायने में राजभाषा बन सकती है, राष्ट्रभाषा का के आगे का कदम सोच सकती है। तो आज जो ये चर्चा है, इसमें सब अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज लोग हैं। उन्होंने बरसों काम किया है, कई कई दशक से वो अपने काम में लगे हैं और पूरे समर्पण के साथ उन्होंने बहुत सारी कृतियां हिंदी को दी हैं, हिंदी की कृतियां दूसरी भाषाओं तक पहुंचाई हैं। तो कैसे ये सेतु और मजबूत हो, यही हमारी आज की बातचीत का विषय होगा। हमारे साथ यहाँ उत्पल बनर्जी जी हैं जो बंगला से और हिंदी के बीच पुल बनाते हैं। हमारे साथ सुभाष नीरव जी हैं जो हिंदी और पंजाबी के बीच पुल बनाते हैं। हमारे साथ JL रेड्डी साहब हैं जो तेलुगु और हिंदी के बीच में बहुत काम उन्होंने किया है। संतोष एलेक्स जी हैं जो मलयालम में मलयालम की कृतियों से हिंदी को समृद्ध किया है, और इसी तरह के हिंदी से दूसरी भाषाओं में। और इसी तरह दामोदर खड़से जी हैं और जो मराठी और हिंदी के बीच में एक सेतु बनाते हैं। तो ये सब बहुत अपने अपने क्षेत्र के, मैं कह सकता हूँ कि दिग्गज लोग हैं, महारथी लोग हैं। और ये स्वयं बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इनकी सबकी अपनी मौलिक कृतियां हैं, लेकिन अपना मौलिक लेखन तो करते ही हैं, साथ साथ अनुवाद को भी इन्होंने समृद्ध किया है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं सुभाष नीरव जी से ही बात शुरू करना चाहूंगा। उनका बहुत लंबा अनुभव है हिंदी और पंजाबी के अनुवाद के लिए। तो किस किस तरह की जो परिदृश्य, पहले तो सबसे पहले जो है, पहले इसमें चरण में हम वो एक परिदृश्य जान लेते हैं। हिंदी और पंजाबी के अनुवाद का जो परिदृश्य है, कितने लोग इसमें लगे हैं, कितनी कृतियां होती हैं या हो चुकी हैं या होनी लाजमी हैं, तो उस पर कोई थोड़े पहले आप विचार विमर्श करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी जो बातें हैं उन पर विचार करेंगे। जी सुभाष नीरो जी। जी, सर्वप्रथम तो मैं सभी को नमस्कार बोलता हूँ। रेड्डी साहब को, दामोदर खड़से जी को, संतोष एलेक्स जी को और उत्पल बनर्जी जी को और वाजपेयी जी आपको भी। ये मैं पंजाबी से पिछले 40 सालों से जुड़ा हूँ अनुवाद में, और ऐसा नहीं है कि अब स्थितियां पहले जैसी हैं। पंजाबी से हिंदी में और हिंदी से पंजाबी में बहुत काम किया हुआ है। बहुत सारे अनुवादक सामने आए हैं और जो पहले अनुवाद करते रहे वो भी सक्रिय हुए हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि कुछ प्रकाशक अनुवाद की पुस्तकों को छापने में पहल कर रहे हैं। तो इस वजह से जो पुराने हमारे अनुवादक थे पंजाबी से हिंदी और हिंदी से पंजाबी वाले, वो भी इस क्षेत्र में पुनः सक्रिय हुए हैं। और पंजाबी साहित्य इतना विशाल, इतना समृद्ध है कि अगर आप 100 अनुवादक भी लग जाएं एक समय में, तो तब भी वो पूरा नहीं होने वाला है। जहां तक कथा साहित्य की बात है, उसमें बहुत काम हुआ है। और कविता के क्षेत्र में, पंजाबी की कविता के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ है।
जैसा कि मैं देखता हूं कि हम पाश को तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, अनुवाद होके मिल जाता है हमको, और बढ़िया अनुवाद मिलता है। सुरजीत पात्र जी को भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारे पंजाब के एक तरह से लोक कवि कह सकते हैं, और बहुत प्रिय गीतकार जो रहे, गीतों का जिन्होंने एक खजाना खोल दिया पंजाबी और हिंदी लोगों के लिए, उस शिव कुमार बटालवी का अभी तक कोई अनुवाद नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि शायद उनके गीतों का अनुवाद होगा भी नहीं। और मुझे एक किताब मिली थी जो उनके गीतों का अनुरूपांतर था। लेकिन मैं चाहता था कि सरकारी या एकेडमिक संस्थाओं की ओर से या यूनिवर्सिटियों की ओर से कुछ इस तरह का काम होता कि पंजाबी के में शिव कुमार बटालवी जैसे जो लोग हैं कविता में हैं, उनको भी हिंदी के या भारतीय भाषाओं के सामने लाया जा सके। मैं फिक्शन से जुड़ा हूं, और मैं नानक सिंह से लेकर अब तक के चौथी पीढ़ी के कथाकारों को मैंने अपने अनुवाद में के क्षेत्र में लिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पंजाबी का बहुत बड़ा परिदृश्य है, कहानियों को लेकर, उपन्यासों को लेकर, कविता को लेकर के, इस पर अभी बहुत जिस ढंग से ठोस ढंग से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया वाजपेयी जी। जी जी। तो बहुत आपने एक बात मुद्दे की बताई कि अभी कविताओं में बहुत सारा काम होना बाकी। ये तो सच है कि जो लोग बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं फिर उनका वो अनुवाद तो हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ छूट जाता है। मैं चाहूंगा कि अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उत्पल बनर्जी साहब से। बांग्ला में उनका बांग्ला से हिंदी और हिंदी से बांग्ला में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत उन्होंने तो कविताओं का भी बहुत सुंदर अनुवाद किया है। समकालीन जो रचनाकार है बांग्ला के उनका भी किया है। और इस ये जो कृति वैली ऑफ वर्ड्स के लिए आई, बेशरम जो है तस्लीमा नसरीन वाली, वो भी उनका एक बहुत अच्छा एक बड़ा काम हुआ। तो मैं उत्पल बनर्जी जी से चाहूंगा कि वो बताएं कि हिंदी और बांग्ला के बीच जो काम चल रहा है, जो दूसरे अनुवादकों ने भी किया है, उन्होंने किया है, वो परिदृश्य कैसा है, उसमें अभी कहाँ तक हम पहुंच पाए हैं। जी। तो पहले आप सभी को नमस्कार, और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को भी नमस्कार। देखिए, बांग्ला साहित्य के साथ एक ये सौभाग्य भी रहा हमारा कि पुनर्जागरण काल से लेकर जो बांग्ला की कृतियों का हिंदी अनुवाद होना शुरू हुआ है, या फिर वो सामाजिक रचनाएं हो, राजनीतिक रचनाएं हो, या कि साहित्यिक रचनाएं हो, एक लंबी परंपरा हमने देखी है। और बचपन से हम सभी बांग्ला के तमाम अनुवाद हम पढ़ते रहे हैं। उन नामों को यहाँ गिनाना कोई बहुत श्रेयस्कर नहीं है, सभी जानते हैं। बल्कि एक समय तो ऐसा ही था कि जब हम बहुत छोटे थे हम लोग, और जब मित्र लोग मिलकर पढ़ते थे, शरद को पढ़ते थे या बंकिम को पढ़ते थे, विभूति भूषण को पढ़ते थे, तो हमें पता नहीं रहता था कि ये इन्होंने मूल बांग्ला में लिखी है कि हिंदी में लिखी है। हम इनको हिंदी के ही रचनाकार के रूप में जानते थे। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी बहुत से जो सहृदय सामान्य पाठक हैं, उन्हें नहीं पता कि ये दूसरी भाषा से अनुदित होकर हिंदी में आई हुई रचनाएं हैं। वो उन्हें हिंदी के ही रचनाकार मानते हैं। तो आप ये देखें कि शरद चंद्र तक एक लंबी परंपरा हमने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद की देखी है, और अद्भुत किताबें हमने पढ़ी हैं जिनकी स्मृति आज भी हमारे मन में है और नई पीढ़ी के मन में भी है। लेकिन उसके बाद यदि हम थोड़ा सा टटोलें तो एक लंबा समय, यानी 1936 के बाद से लेकर एक लंबा ऐसा समय है जहां एक थोड़ा सा अंतराल आया है। हमें दिखता है कि बांग्ला से उसके बाद की जो पीढ़ी है उसके अनुवाद एक लंबे समय तक बांग्ला से हिंदी में हमें नहीं दिखाई दिए, या कि कम दिखाई दिए, जिसमें बहुत सारे लेखक हैं जिनके अनुवाद बहुत कम हुए। हालांकि जो बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, सुनील गंगोपाध्याय जैसे, उनके तो अनुवाद काफी हुए, वो सेलिब्रिटी राइटर रहे। लेकिन नीरेंद्रनाथ चक्रवर्ती जैसे बहुत सशक्त कवि थे, हैं अभी वो, बल्कि अब तो गुजर गए। दिनेश दास करके बहुत प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि हुए हैं, जिनका कुछ भी नहीं मिलता अभी तक, लेकिन बहुत अद्भुत काम है उनका। और इस तरह से देवेश राय हैं, यानी लंबी सूची है।
जिन पर अभी काम बहुत ढंग से होना बाकी है। उसके बाद की पीढ़ियों में जैसे बहुत बड़े लेखक हुए, शंख घोष जैसे, नवनीता देवसेन जैसी विदुषी लेखिका हुई, इनके प्रचुर अनुवाद हुए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो नीरज जी कह रहे थे कि लोक से बहुत ऐसा साहित्य है, और मुझे लगता है हर भाषा में लोक का ऐसा बहुत अद्भुत साहित्य है जो लिरिक्स भी है और दूसरी विधाओं में भी है, जिनका अनुवाद होना बहुत जरूरी है। बांग्ला में भी कोई बहुत अपवाद नहीं है। बांग्ला में भी इतना प्रचुर साहित्य अभी भी है, यानी पुराना तो है ही, साथ ही साथ समकालीन साहित्य भी इतना बचा है कि जिसका अनुवाद होना अभी बाकी है। अनुवाद अच्छा अनुवाद होना बाकी है। अनुवाद तो खैर समानांतर रूप से होते ही रहते हैं, लेकिन जो बहुत ही ऑथेंटिक अनुवाद हो, ऐसे अनुवाद होना अभी बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में काम तो कर रहे हैं लोग, लेकिन पहले जो एक अनुवादकों की भी लंबी परंपरा हुआ करती थी, बहुत ही बड़े अनुवादक हुए। यानी हंस कुमार तिवारी का नाम मैं यदि लूं एक जमाने में, तो हंस कुमार तिवारी के बहुत विश्वस्त अनुवाद हुआ करते थे। तो अ, रामनाथ सुमन बहुत अच्छा अनुवाद करते थे। तो इस तरह के और भी लोग थे। तो अनुवाद हो तो रहे हैं, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जरूरी है कि अभी अनुवाद हो। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक जो थोड़ा सा मुझे दुर्भाग्य लगता है वो ये कि हिंदी से बांग्ला में जो अनुवाद होने चाहिए, हिंदी में अद्भुत कृतियां हैं, अमर कृतियां हैं, कालजयी रचनाएं हैं, उनका बांग्ला में जिस पैमाने पर अनुवाद होना चाहिए था, मुझे अन्य भाषाओं की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बांग्ला में दुर्भाग्य से वैसे अनुवाद नहीं हुए हैं। पुराने समय में तो नहीं ही हुए हैं। इस समय में कुछ लोगों ने जो प्रयास किए, खासतौर पे कृपाशंकर चौबे जैसे लोगों ने जो प्रयास किए, प्रयत्न किए, महाश्वेता देवी की रचनाओं को लेकर या उनसे जुड़ी तमाम और दूसरे रचनाकारों की रचनाओं को लेकर जो काम किया है, और आज भी इस तरह के कुछ काम हो रहे हैं। अमृता बेरा जी दिल्ली में हैं और वो दोनों तरफ से वो काम करती हैं, बांग्ला से हिंदी, हिंदी से बांग्ला, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, बांग्ला से अंग्रेजी। ये इस तरह के काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए और तमाम आएंगे अनुवादक जो इस काम को आगे लेकर जाएंगे। जी उत्पल जी, बहुत ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये तो मैंने भी महसूस की है अपने जब मैं विद्यार्थी जीवन में, कि मेरे परिवार में विमल मित्र इतना पढ़े जाते थे। मेरे परिवार में जो भतीजे भतीजी वगैरह सबके नाम रखे गए हैं वो विमल मित्र के उपन्यास के पात्रों पर रखे गए हैं। और मुझे भी सबसे पहली कक्षा 6 में जो मिली थी वो शरद चंद्र जी का उपन्यास मिला था इनाम में। तो बहरहाल पहले इतना ये चिंता की बात है कि अब वो उस तरह से अनुवाद नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक चिंता की बात है। और जैसे सुभाष जी ने भी बताया, आपने भी बताया, तो कहीं बीच में ये श्रृंखला क्यों रुकी, अब वो भी, उस पर भी एक चर्चा करने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं थोड़ा इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और मैं अब चलता हूँ अपने रेड्डी साहब के पास। जेएल रेड्डी साहब भी, इनको मैं जब से जानता हूँ, जब ये लगभग युवा हुआ करते थे, 30-35 साल पहले वाले रेड्डी जी को मैं जानता हूँ। नियमित रूप से साहित्य अकेडमी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। बहुत इन्होंने पूरा पूरा जीवन अपना हिंदी और तेलुगु के बीच में अनुवाद का कार्य में लगाई है। तो मैं रेड्डी साहब के अनुभव जानना चाहूंगा। हिंदी और तेलुगु के बीच में जो अनुवाद का सिलसिला है वो कैसा है, वो परिदृश्य कैसा है, कितने लोग अभी इसमें लगे हैं, कितनी कृतियां हुई हैं, होना क्या बाकी है। तो हिंदी और तेलुगु के बीच का जो परिदृश्य अनुवाद का, उस पर अपनी बात कहें डॉक्टर जेएल रेड्डी जी। सबको मेरा नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि उत्पल जी ने अनुवाद की गुणवत्ता के बारे में बताई, क्योंकि अनुवाद की गुणवत्ता मेरी सबसे बड़ी चिंता है। तेलुगु से हिंदी में जो अनुवाद हो रहे हैं तो उनको मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ। मैं खुद भी अनुवादक हूँ, अनुवाद कर रहा हूँ। उसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं, तो वो कठिनाइयाँ मुझे बहुत अधिक हताश कर देती। हताश इसलिए करती हैं कि ये जो अनुवाद का जो काम हम लोग कर रहे हैं वो मूलभूत रूप से ही गलत दिशा में कर रहे हैं। गलत दिशा का मेरा मतलब ये है कि अनुवाद हमेशा अपनी मातृभाषा में ही उत्पन्न होना चाहिए और तभी अनुवाद सफल हो सकता है। और मैं समझता हूँ दुनिया में जितने बड़े बड़े अनुवादक हुए हैं या अनुवाद हुए हैं, तो उन सब लोगों ने अपनी मातृभाषा में ही अनुवाद किया है। अब
हम लोग, बच्चन जी ने एक जगह बंगाल का अकाल उनकी पुस्तक में लिखा है उन्होंने, मेरे पास बहुत लोग आते हैं मेरी रचनाओं का अनुवाद करने के लिए, अनुमति मांगने के लिए आते हैं। मैं उनसे कहता हूँ अगर आप अपनी मातृभाषा में अनुवाद कर रहे हो तभी मैं आपको अनुमति दे सकता। अगर ये शर्त लगाएं हमारे दक्षिण के जो लेखक हैं तो उनकी एक भी रचना हिंदी में नहीं आएगी। तो एक तरह से हम लोग एक आपद धर्म निभा रहे हैं। आपद धर्म ये क्योंकि हिंदी के जो लेखक हैं वो दक्षिण की भाषाएं नहीं जानते, नहीं सीखते, और इसलिए तेलुगु से हिंदी में करना हो या हिंदी से तेलुगु में करना हो, वो अनुवाद हम ही को करने पड़े। और भाषा की क्षमता, कितनी क्षमता है भाषिक क्षमता अनुवादक में, ये बहुत जरूरी है अनुवाद को सफल बनाने में। तो कितनी मतलब क्षमता एक अनुवादक में होनी चाहिए, इसको लेकर के हमारे तेलुगु के अनुवाद चिंतक एक राजमल्लू रामचंद्र रेड्डी हुए हैं, तो उनकी पुस्तक पर साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है। तो 3-4 वाक्यों में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि अनुवादक की क्षमता कैसी होनी चाहिए। तो ये कहते हैं अनुवादक में इस बात पर विचार कीजिए, इसीलिए ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि अनुवादक अपनी भाषा में लगभग निष्णात हो, समस्त भाषा सामर्थ्य उसका उसे बोध हो, भाषा का समस्त वैविध्य उसके लिए हस्तामलकवत हो, और भाषा के चमत्कार तथा उसके चित्र विचित्र प्रयोग उसकी जिह्वा पर रचे बसे हों। आप कहेंगे कि ये सब तो शेख चिल्ली के मंसूबे हैं, चाहे शेख चिल्ली के मंसूबे हों, लेकिन जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक अनुवाद सफल नहीं हो सकता। अब हम लोगों की क्या स्थिति है, तो हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमने हिंदी सीखी है, पुस्तकों से सीखी है। मैं तो चलो दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में जो मैं हिंदी पढ़ाता रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे हिंदी से के संपर्क में रहने का मौका मिला है। लेकिन अधिकांश जो अनुवादक हैं वो सब दूर रहते हैं, जिस आंध्र में रहे, दक्षिण के जितने भी लोग हैं अपने अपने प्रांत में रहते हैं, अपने अपने भाषा वाले प्रांत में रहते हैं, तो उनको हिंदी सुनने का, बोलने का मौका ही नहीं है। केवल पुस्तकों के आधार पर ही वो भाषा सीखते हैं, पुस्तकीय भाषा वो जानते हैं, और केवल पुस्तकीय भाषा के आधार पर अनुवाद नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी समस्या मुझे ये भी लगती है कि हिंदी में अनुवाद करने के लिए, हिंदी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल हिंदी का ज्ञान काफी नहीं। हिंदी के साथ साथ आपको उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, अंग्रेजी का तो है ही। तो ये हमारी जो स्थिति है, इतनी निष्णात होने वाली जो स्थिति है, जो शर्तें राजमल्लू रामचंद्र रेड्डी ने लगाई हैं, उनमें से हम लोग उस कसौटी पर हम खड़े नहीं कर सकते। और इस कारण से हमारी जो मतलब अनुवादकों की भाषा है वो काफी अटपटी से रहती है। जो शब्द, खास शब्द का एक वजन होता है, तो शब्द का वजन नहीं जानते हम लोग, तो या तो बहुत भारी भरकम शब्द का प्रयोग करते हैं या बहुत हल्के शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैं जितनी भी अनुवाद आते हैं दक्षिण की भाषाओं से, विशेष रूप से तेलुगु से आने वाले जो अनुवाद हैं, उनको मैं देखता हूँ तो मुझे काफी निराशा होती है। ठीक है, साहित्य अकादमी छापती है क्योंकि उनका काम है और हर भाषा का प्रतिनिधित्व करना होता है, लेकिन उनके अनुवाद उनको उठा के देखिए आप, केवल प्रशंसा करने से नहीं होगा कि हाँ इतनी पुस्तकों का अनुवाद हो गया है, ये बड़े अनुवादक हैं, 50 किताबों का अनुवाद किया, 40 किताबों का अनुवाद किया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर के कोई बात विशेष रूप से होती नहीं है। इसकी मुझे चिंता है, और जब तक गुणवत्ता नहीं होगी अनुवाद में तब तक वो पढ़ी नहीं जाएगी। क्योंकि साहित्य में जो बात कही जाती है वो जितनी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि वो किस तरह से कही गई है, किस रूप में कही गई है। तो वो उस तरह से जो कहने वाली जो बात है वो दक्षिण से विशेष रूप से आने तेलुगु से मैं कह सकता हूँ। केवल यहाँ पर हिंदी प्रांत में रह करके अनुवाद करने वाले बहुत कम है। तेलुगु के लिए तो मैं हूँ, बाल सुब्रमण्यम है, वो तेलुगु, तमिल और मलयालम से करते हैं, इसके अलावा कन्नड़ का कोई यहाँ पर नहीं। और हिंदी से तेलुगु दक्षिण की भाषा सीख करके अनुवाद करने वाले केवल एक सज्जन हैं, सुधांशु चतुर्वेदी, तो उन्होंने मलयालम सीखी, केरल में रहे। तो जब तक ये नहीं होगा कि हिंदी के जो लेखक हैं वो दक्षिण की कोई भाषा सीखें और फिर हिंदी में उस साहित्य को लाएं, तब तक ये संभव नहीं होगा कि अनुवाद में गुणवत्ता आए और अनुवाद पढ़े जाए।
कारण क्या है, अनुवाद कितने लोग पढ़ते, सामान्य लोग तो पढ़ते नहीं हैं। अनुवाद वही लोग पढ़ते हैं जो प्रबुद्ध पाठक। और हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि हिंदी साहित्य में जगह पाने के लिए उस रचना में बहुत शक्ति चाहिए और अनुवाद में भी वो ताकत होनी चाहिए जिसकी कि वो पढ़वा सके। तो इसकी मुझे बहुत कमी नजर आती है। इस कारण से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता हूँ कि ये गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। अच्छे अच्छे लेखक हैं लेकिन उनका अनुवाद ठीक से होता नहीं है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से होता नहीं है। इसलिए तेलुगु साहित्य की उपस्थिति हिंदी में मुझे मतलब बहुत आश्वस्त नहीं करती है। हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, एक अपापन निभा रहे हैं, जिसमें मैंने भी कहा है, तो लेकिन उनके साथ न्याय तभी होगा। तो दूसरी बात ये भी है, ये भी देखना है हमके कि किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद हो रहा। अब जैसे पंजाबी और हिंदी में अनुवाद में भाषाएं नजदीक, इसी तरह उर्दू से हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो ये भाषाएं बहुत नजदीकी होने की वजह से उनमें अनुवाद करना आसान होता है। दक्षिण की भाषाएं, द्रविड़ भाषाओं में उसे हिंदी में अनुवाद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई है। ये भी हमें देखना होगा। तो ये गुणवत्ता लाना है पंजाबी से हिंदी में या उर्दू से हिंदी में, तो काफी कुछ सरल है। लेकिन तेलुगु से ले आना, और वहाँ का परिवेश अलग है, वहाँ का नाम धाम अलग है, और भाषा हम लोग सीखी हुई है, हिंदी से दूर रहते हैं। तो ये सब चीजें हमें बहुत मतलब दुखी करती है, चिंतित करती है। और इसलिए साहित्य बहुत है, लेकिन उसको लाने के लिए वो भी जो हमारे पास। बहुत अच्छा रेड्डी साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब ये सबसे एक मुद्दे की बात यही निकल करके आती है कि देखिए, हिंदी को आगे बढ़ाने में एक ये भी बहुत जरूरी कि हिंदी वाले जो लोग हैं या हिंदी प्रांतों में, अब त्रिभाषाई सूत्र भी जब निकाला गया था तो लोगों ने अपने उसमें से किसी न किसी रास्ते निकाल लिए। काश ये हो जाए कि उत्तर भारत वाले कम से कम एक दक्षिण भारत की भाषा जो है जरूर सीखें, तो शायद बात बेहतर बने। तो आपने गुणवत्ता की भी बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि अगर अनुवाद ऐसा है जो वो फिर वो उतना ही वो पढ़ने में उस तरह से वो इतना रोचक बने, तो वो कृति जाहिर है कि आगे बढ़ेगी। अब ये जैसे 5 कृतियां इस वैली ऑफ वर्ड्स में जो आई हैं, इनको अगर ये ना बताया जाए कि अनुवाद की गई है तो कोई जान नहीं सकता। इतना अच्छा आप सब ने अनुवाद किया है। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ, संतोष एलेक्स जी के पास चलता हूँ। मलयालम से वो हिंदी में और हिंदी मलयालम के बीच में और अंग्रेजी से मलयालम वगैरह वगैरह में ये इस तरह के अनुवाद कार्य में लगे हैं, बरसों से लगे हैं, 3 दशकों से लगे हैं और बहुत कुछ काम किया है। तो हिंदी और मलयालम का जो परिदृश्य है वो क्या है, कितनी कौन कौन सी क्या महत्वपूर्ण कृतियां हिंदी में आ चुकी हैं और हिंदी की महत्वपूर्ण कृतियां मलयालम में गई हैं, और कितने लोगों ने ये सब कार्य किया है या कर रहे हैं, तो क्या परिदृश्य है, संतोष एलेक्स जी से जानते हैं। स्वागत है संतोष जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे उत्पल बैनर्जी ने शुरू किया था, मैं उस पॉइंट से शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरी बचपन की बात मैं कहना चाहता हूँ। उस वक्त काफी मात्रा में बंगाली साहित्य मलयालम में अनुदित होकर आती थी, और मलयालम में एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग था बंगाली साहित्य को समझने वाले और पढ़ने वाले। विमल मित्र जी हो, शरद चंद्र हो, या जितने भी उस वक्त के नामी लेखक थे, उनका फिक्शन मलयालम में अनुदित होकर आता था। केवल अनुवाद ही नहीं, ये सीरियलाइज होकर पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर आती थी और बाद में वो किताब के रूप में प्रकाशित होती थी। इतना बड़ा पाठक वर्ग था। उसी के साथ साथ मराठी से भी, मराठी के खंडेलकर और उसी प्रकार उनके समकक्ष के जो लेखक थे, मराठी फिक्शन का भी मलयालम में काफी मात्रा में अनुवाद होकर आता था। और मलयालम के लेखक, एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग मलयालम में होता था बंगाली साहित्य और मराठी साहित्य को समझने और पढ़ने। ये मैंने देखा कि लगभग 90 के करीब तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 90 के बाद अब तक की बात अगर आप देखें तो स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि जो उस वक्त अनुवाद कर रहे थे वो अपने युवा अवस्था में थे, जो अब लगभग मतलब वो बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है कि युवा पीढ़ी जो है वो आज किस हद तक साहित्य का अध्ययन कर रही है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। उदाहरण के लिए आप किसी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जाइए या किसी लेखक से मिलने वाले एक कार्यक्रम से जाइए, आदान प्रदान वाला कोई कार्यक्रम, आप देखेंगे कि कार्यक्रम में 50 के ऊपर के
आयु वर्ग के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। 30 से 50 के बीच कोई भी युवा व्यक्ति या उस उम्र में आने वाले कोई भी व्यक्ति, लड़का पुरुष हो या स्त्री, उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता है। ये अपने आप साहित्य के प्रति युवाओं में जो रुचि नहीं है इसको इंगित करता है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा जो है, अगर युवा लोग सामने आ भी रहे हैं लेकिन अनुवाद वो नहीं कर रहे हैं, पठन पाठन तक जो बातें आ रही है ठीक है, वहां तक वो सीमित हो जा रही है। अनुवाद के क्षेत्र में युवा लोग कदम नहीं रख रहे हैं, जिसके चलते हमारी भारतीय भाषाओं में जो प्रचुर मात्रा में जो साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत ही उम्दा साहित्य, कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास है, जिनको भिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की सख्त जरूरत है, ये हो नहीं पा रहा है। क्योंकि उत्तम अनुवादक, जैसे रेड्डी साहब ने कहा, अनुवाद की जो गुणवत्ता है, अनुवाद में गुणवत्ता लाने के लिए, जैसे आप सब जानते हैं, सालों का अनुभव हम सबको मतलब जो अनुवादक है उसको सालों का अनुभव से गुजरने के बाद ही वो एक नामी अनुवादक या एक गुणवत्ता वाला अनुवादक कहलाने में योग्य बन जाता है। मतलब लगभग 20 से 30 साल लग जाते हैं अनुवादक को अपने आप में स्थापित करने के लिए। अब ये आज के समय में किस युवा के पास इतना समय है जो साहित्य का अध्ययन मनन करे, साथ में अनुवाद को सीखे, समझे और कृतियों का अनुवाद कर अपने आप को स्थापित करे। तो अच्छे अनुवादकों का न आना भी एक कारण है, जिसके कारण भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक मलयालम से हिंदी अनुवाद की बात है, मैं इस वक्त अपने पूर्वज जो मेरे से पहले अनुवाद के क्षेत्र में आए, मेरे गुरुजन भी उनमें शामिल हैं, जैसे प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन है, प्रोफेसर तंगमणि अम्मा है, प्रोफेसर वीडी कृष्णन नंब्यार है। इन लोगों ने काफी मात्रा में मलयालम से हिंदी में अनुवाद किया है और उस तरह से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। लेकिन उसके बाद, इनके बाद वाली पीढ़ी में जहां तक मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे समकालीन में कोई इस दृष्टि से सामने नहीं आया है जो मलयालम साहित्य को हिंदी में अनुवाद करें और उसी प्रकार हिंदी के साहित्य को मलयालम में अनुवाद करने की कोशिश की जा रही है। जैसे उत्पल जी ने कहा, जब हम हिंदी से मलयालम से हिंदी में अनुवाद करते हैं, उसी प्रकार हिंदी से भी मलयालम में रचनाओं का आना भी जरूरी है। ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए उस दृष्टि से हम जब अनुवाद की बात करें तो हिंदी ऐसी भाषा है जो दूसरी भारतीय भाषाओं की रचनाएं बिना हिचक के स्वीकारती है और इस कारण आज हिंदी की हैसियत काफी महत्वपूर्ण है। सालों से भारतीय साहित्य की रचनाएं हिंदी में अनुदित होकर आ रही हैं, जिससे भारतीय साहित्य का स्वरूप काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है और हिंदी उस दृष्टि से अन्य भारतीय भाषाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान का हकदार बन जाती है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। फिर बात वहीं आती है कि अभी का जो परिदृश्य है वो बहुत आशाजनक नहीं है, जो आपने भी निराशाजनक शब्द का इस्तेमाल किया। और ये चलिए, अब हम दामोदर खड़से जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े कथाकार, रचनाकार हैं, हिंदी में भी और मराठी से हिंदी में जो अनुवाद कार्य किया है वो भी बहुत उल्लेखनीय है। तो मैं चाहूंगा उनके अनुभव जानूं कि हिंदी और मराठी के बीच जो स्थिति है वो क्या है और वो परिदृश्य कैसा है, कितने और लोग हैं जो इस कार्य में लगे हैं और ये कार्य कितना हो पा रहा है, कितना छूट रहा है। दामोदर खड़से जी, बहुत स्वागत आपका। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सभी वक्ताओं ने अलग अलग भाषाओं की बात यहाँ पर रखी और ये बड़ी सुखद स्थिति है कि क्षेत्रीय भाषाओं से, प्रांतीय भाषाओं से, मातृभाषाओं से हिंदी में बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद हो रहा है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी वह केंद्र बिंदु है जहाँ सभी प्रांतीय भाषाएं आकर उसमें मिलकर पूरे भारत में जाने में उनको सुविधा होती है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि दया पवार एक ऐसे लेखक रहे जिन्होंने बड़े क्रांतिकारी रूप से अपनी बात आत्मकथा के रूप में, उपन्यास के रूप में नहीं बल्कि आत्मकथा के रूप में सामने लाई
और वो आत्मकथा इतनी चर्चित हुई मराठी में, और उसका अनुवाद जब हिंदी में हुआ तो केवल 1 वर्ष में भारत की 7 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से, जिस मंच से हम पूरे देश की विभिन्न भाषाओं में प्रवेश करने की सुविधा महसूस करते हैं। जहाँ तक मराठी साहित्य का सवाल है, मराठी में गद्य और पद्य दोनों में, और विशेष रूप से मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो अपनी शैली और अपने विचार के कारण पूरे महाराष्ट्र में बहुत सम्मानित हैं, लेकिन उनकी शैली कुछ इतनी व्यक्तिगत कहें या विशिष्ट कहें या भाषा जनित कहें, कुछ इस तरह की है कि उसका अनुवाद करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। उसमें पु ल देशपांडे का नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूँगा। उनकी कृतियां अपने आप में घर घर पढ़ी जाती हैं, हर शिक्षित समाज में उनकी पुस्तक हमें मिलती है, परंतु हिंदी में जितना अनुवाद उनका होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। साथ ही बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लिखा उन्होंने मूल रूप से मराठी में, जैसे शिवाजी सावंत। शिवाजी सावंत जब हिंदी में आते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की तमाम भाषाओं में उन्हें प्रवेश करने में बहुत आसानी हो जाती है। विजय तेंदुलकर के नाटक, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक नाटक जो हिंदी में नहीं है, सारे नाटक हिंदी में हैं। भालचंद्र नेमाड़े की कृतियां भी हिंदी में बहुत बड़ी मात्रा में हम देखते हैं। इन्होंने अभी वी.स. खांडेकर का उल्लेख किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वी.स. खांडेकर को गुजराती और तमिल भाषी लोग अपनी भाषा का लेखक मानते हैं। यह अनुवाद का ही करिश्मा है कि यदि एक भाषा का लेखक दूसरी भाषा में भी उतना ही लोकप्रिय और उतना ही यदि उसका स्वागत किया जाता है, तो ये अनुवादक की विशिष्टता या कहा जाए उसके परिश्रम का ये फल है। ऐसे बहुत सारे लेखक मराठी के हैं जिनका उल्लेख मैंने पहले किया है। वैसे यदि हम गौर से देखें तो कवि के रूप में दिलीप चित्रे को हिंदी में काफी बड़ी मात्रा में शामिल किया गया है, और विंदा करंदीकर बड़ी मात्रा में हैं। कुसुमाग्रज भी नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी बात रखी। उनका भी अनुवाद प्रचुर मात्रा में हिंदी में हुआ है और दूसरी भाषाओं में भी हुआ है। मराठी में अभी दिवाली आ रही है। इस दिवाली के अवसर पर लगभग 450 विशेषांक मराठी में प्रकाशित होते हैं। उसमें से 2 विशेषांक ऐसे हैं जो केवल अनुवाद पर केंद्रित होते हैं। एक का नाम ही अनुवाद है और उसके माध्यम से वे तमाम भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं से अनुवाद की कृतियों को शामिल करते हैं। तो इस तरह से अनुवाद की एक लंबी परंपरा है। पूना में एक ऐसे प्रकाशक हैं जो लगभग 90% प्रकाशन अनुवाद का ही करते हैं, और उसमें भी विशेष रूप से भैरप्पा को उन्होंने लगभग पूरी तरह से मराठी में उपस्थित किया है। भैरप्पा का अनुवाद करने वाली उमा कुलकर्णी एक ऐसी लेखिका हैं जो कन्नड़ और मराठी में समान रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं, और वो तमाम भैरप्पा की सारी कृतियों को उन्होंने मराठी में वो लेकर आई हैं। दूसरी भाषाओं से यदि मराठी की बात करें तो बंगला से भी बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद मराठी में सीधे हुआ है। हिंदी के माध्यम से ही नहीं, सीधे बंगला से मराठी में अनुवाद हुआ है। इसी तरह मलयालम से भी, कन्नड़ का उल्लेख मैंने किया, तेलुगु से भी काफी अनुवाद मराठी में सीधे हुए हैं। दक्षिण से ये 3-4 भाषाओं का अनुवाद, और पूर्वोत्तर से यदि हम देखते हैं तो असमिया और बंगला से बहुत ज्यादा अनुवाद मराठी में हुए हैं। अब मराठी का जो साहित्य अनुदित होकर हिंदी में आ रहा है, मुझे लगता है उसकी भी संख्या कम नहीं है। बहुत सारे अनुवादक प्रकाश वातंब्रेकर हैं जो एक लंबे समय से इस अनुवाद कार्य में जुटे हुए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकों के 800 पृष्ठों की पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया है।
तो इस तरह से हिंदी और मराठी में बहुत ये जो सांस्कृतिक पुल है ये बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है। जैसा कि पहले कहा गया है, शायद बनर्जी साहब ने कहा कि जितना बांग्ला से हिंदी में आया उसकी तुलना में हिंदी से बांग्ला में कम गया। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मराठी से हिंदी में तो बहुत बड़ी मात्रा में अनुवाद हो रहा है, आया है, शुरू से आ रहा है, प्राचीन काल से आ रहा है और अद्यतन अभी तक वो आ रहा है मराठी से हिंदी में। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि हिंदी से मराठी में कम आ रहा है? उसका मुझे जो एक कारण मिलता है वो ये है कि दोनों भाषाओं की लिपियां एक हैं, देवनागरी। इसलिए मराठी भाषी बड़ी आसानी से हिंदी को पढ़ समझ और लिख भी सकता है, इसलिए शायद उसकी संख्या थोड़ी सी कम हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मोहन राकेश का एक नाटक आषाढ़ का एक दिन पिछले 5-6 वर्षों से मराठी रंगमंच पर है। मराठी रंगमंच अत्यंत समृद्ध है। विभिन्न शहरों में जिस प्रकार थिएटर्स हैं फिल्मों के, उसी प्रकार नाटकों के थिएटर्स हैं, रंगमंच हैं और वहां लगभग रोज, और कई तो जगहें ऐसी हैं, पूना है, मुंबई है, नागपुर है, जहां दिन में 2 बार वहां नाटक मंचित होते हैं। तो इस प्रकार नाटकों की एक प्रदीर्घ परंपरा रही है, जिसमें लोकप्रिय नाटक भी हैं और प्रयोगशील नाटक भी हैं, और इन नाटकों के अनुवाद भी बड़ी मात्रा में हिंदी में आए हैं। विजय तेंदुलकर के अलावा यदि किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिया जाए तो मुझे लगता है जयवंत दलवी, वे भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी में उपस्थित हैं। तो इस तरह ये जो आदान प्रदान है हिंदी और मराठी का, वो भी बहुत है। हिंदी से कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, चित्रा मुदगल, ये बड़ी मात्रा में उदय प्रकाश बड़ी मात्रा में मराठी में आए हैं, दिवाली अंकों में भी और पुस्तकों के रूप में भी उनकी उपस्थिति आसानी से देखी जा सकती है। रेड्डी साहब ने एक बात बड़ी अच्छी उठाई कि गुणवत्ता की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। वाकई अनुवाद के क्षेत्र में गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, ताकि मूल लेखक की शैली, उसका विचार, ये दोनों चीजें उनके सामने आ सकें। 2 छोटे छोटे सुझाव मैं रखना चाहूंगा इस अवसर पर कि अनुवाद को लेकर इस प्रकार का संस्थान तैयार हो जो इस अनुवाद कार्य को संपूर्ण भारतीय भाषाओं को लेकर कोई विशिष्ट प्रकार का एक मंच उपलब्ध करा सके, अनुवाद भी करवा सके और उस अनुवाद को प्रकाशित करने की व्यवस्था भी हो सके। मराठी में एक बड़ी अच्छी परंपरा ये है कि मुख्य पृष्ठ पर मूल लेखक के साथ अनुवादक का नाम भी होता है, लेकिन कई भाषाओं में और विशेष रूप से मुझे लगता है कि हिंदी में वो परंपरा नहीं है। अनुवादक का भी श्रम कहिए, प्रतिभा कहिए, उसका ज्ञान कहिए, वो भी कम नहीं होता, तो उसे भी मुख्य पृष्ठ पर स्थान देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। ये 2 छोटे सुझाव मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दामोदर खड़से जी। और जो अब मैं दूसरा चक्र चलाने वाला था उसकी भूमिका आपने ही बना दी और सुझाव अपने दे दिए। तो जो हमने सबको सुना उससे एक ही बात निकल करके आती कि निजी स्तर पर अपनी रुचि के कारण से उन्होंने अपने मौलिक लेखन तक को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे करके और अनुवाद के लिए पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया। लेकिन इस सारी चर्चा में एक बात निकल करके आती है कि जैसे अभी दामोदर खड़से जी ने भी एक सुझाव दिया कि हमें व्यक्तिगत से ज्यादा संस्थागत प्रयास करने की जरूरत है। तो इस दूसरे चक्र में बहुत संक्षेप में 2-2 मिनट में आप सबसे मैं चाहूंगा कि इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जो हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट है, साहित्य अकादमी है, ये जो प्रयास कर रहे हैं इनमें किस तरह की और बढ़ोतरी की जरूरत है, जो प्रकाशक हैं अभी 1-2 उदाहरण मिले हमें, वो क्या कर सकते हैं, साहित्यिक संस्थाएं क्या करें ताकि ये संस्थागत और इसको एक कैरियर अगर बना सके, हम इसको एक लोगों को आजीविका मिले, क्योंकि बहुत विराट एक ऐसा काम है जिसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसकी बड़ी जरूरत भी है इस बड़े देश में। इतना विराट देश है, इतनी भाषाएं हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए भी, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए और यहाँ तक कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा साहित्य हमेशा समाज को बेहतर बनाता है।
तो मैं फिर से ये चक्र चलाता हूँ, बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में अपने सुझाव आप दीजिए। मैं सुभाष निरोजी से शुरू करता हूँ, उनके सुझाव क्या है, कैसे हम इसको एक संस्थागत रूप दें? जी, मैं दामोदर खड़से जी के इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ और पिछले 20-25 साल से ये सोचता आ रहा हूँ कि सरकारी, केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से या किसी यूनिवर्सिटी या किसी बड़ी एकेडमी की ओर से ऐसे काम क्यों नहीं होते कि हम नए अनुवादकों की एक पौध तैयार करें, और पौधे ही तैयार नहीं कहें, एक गुणवत्ता वाला जो अनुवाद हम अपेक्षा करते हैं उस तरह का अनुवाद सामने आए। और व्यक्तिगत रूप में अनुवाद करने वाले तो हर भाषा में मिलेंगे, जो अपना मौलिक लेखन भी किल करते हैं और अपनी सारी तमाम चीजों से समय निकाल करके, व्यस्तताओं से समय निकाल करके अनुवाद के क्षेत्र में करते हैं। उनको उनका उस तरह से वो सम्मान भी नहीं मिलता है, उनको गरिमा भी नहीं दी जाती है, ना ही उनको कोई आर्थिक लाभ अधिक होता है। लेकिन यदि सरकारी स्तर पर या किसी बड़े संस्थान की ओर से, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट हमारे यहाँ एक ऐसा संस्थान है, भारत सरकार के अंतर्गत ही है, वो भारतीय भाषाओं का अनुवाद करवाते हैं और वहाँ एक सीरीज चलती है आदान प्रदान। आदान प्रदान में जैसे उन्होंने मुझसे पंजाबी की 8 कृतियां अनुवाद करवाई और हिंदी की कृति को एक मास्टर कॉपी मान करके उसी से वो अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराते हैं। तो ऐसा कुछ उस इतने बड़े संस्थान में से मैं अपेक्षा करता था कि वो कम से कम कुछ ऐसा कार्य करें कि जिससे हर भारतीय भाषाओं में कुछ नए अनुवादक सामने आए, और वो इसलिए नहीं कि शौकिया आए, एक समर्पण भाव से आए। होता क्या है कि 1-2 किताबें करने के बाद में आप वो फिर छोड़ जाते हैं। तो जब तक हमको एक समर्पित अनुवादक किसी भाषा का नहीं मिलेगा, हम सब मानते हैं कि अनुवाद मौलिक लेखन से कठिन विधा है और उसकी अनुवाद सिर्फ शब्दों का नहीं होता है। जिस भाषा से हम अपनी भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं, उस भाषा की संस्कृति, वहाँ के पूरे परिवेश, वहाँ की जमीनी खुशबू, वहाँ के पर्यावरण, सबसे हमको रूबरू होना पड़ता है, उसकी समझ रखनी पड़ती है और उसकी छाया, उसकी खुशबू, उसकी महक अपने अनुवाद में भी लानी होती है। तो कुछ इस तरह का काम हो कि जो अनुवादक हों, जैसे मैं सोच रहा था करके पंजाबी से, हिंदी से जो पंजाबी में अनुवाद करते हैं, उनको मैंने देखा कि वो शब्दकोशों का सहारा बहुत लेते हैं। ऐसा हो कि उनको पंजाब में जाने का अवसर मिले, वहाँ की मिट्टी से की खुशबू देखें, वहाँ के सांस्कृतिक और जो वहाँ के जो परिवेश की जो बातें हैं, वो उनको जानकारी मिले, त्योहारों के बारे में बने। अब गुरु ग्रंथ साहब के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं और कोई साखी आ गई आपके या कोई शब्द आ गया, तो आप उसका अनुवाद कैसे करेंगे? अब अव्वल तो शब्द का अनुवाद होता नहीं, लेकिन भाव तो समझना चाहिए। तो मेरा ये दामोदर खड़से जी का जो सुझाव था, मुझे बहुत सही लगता है कि इस स्तर पे काम होना चाहिए कि कोई संस्थान ऐसा बनना चाहिए जहां अनुवाद पर बात तो हुई ही, नए अनुवादकों को भी सामने लाया जाए, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए और अनुवाद की जो दुश्वारियां हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको भी दूर करने के रास्ते खोजे जाए। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका सुभाष जी। और मैं आगे बढ़ता हूँ उसी क्रम में। उत्पल बनर्जी जी से चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में अपने सुझाव रखें, जिसमें वही है कि कैसे हम व्यक्तिगत रूप से नाम भी नहीं मिला, पारिश्रमिक भी नहीं मिला, फिर भी लोग लगे रहे अपने एक समर्पण भाव से, लेकिन इसको हमें एक व्यापक रूप कैसे मिले, संस्थागत रूप मिले। उत्पल जी। जी, लेकिन समय इतना कम है और ये सवाल आपने सबसे कठिन सवालों में से ये सवाल रखा है। जी, इसका जवाब 2-3 मिनट में तो संभव नहीं है, 2-3 बल्कि इतने वर्ष बीत गए इसका जवाब नहीं मिलता। खैर, इसमें मैं 2-3 बातें मैं ये कहना चाहूंगा। देखिए, सरकारी संस्थाएं करें तो, आप यदि सरकारी संस्थाओं के संविधान को पढ़ेंगे तो उनमें सब जगह
इन चीजों का जिक्र मिलेगा कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, उसमें अनुवाद का भी जिक्र मिलता है। लेकिन अंततः मैंने इतने वर्षों के अनुभव में ये देखा है कि संस्थाएं भी अंततः व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं। यानी कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है उस संस्थान में, वो अपने हिसाब से संस्था को चलाता है। खास तौर पे ये मैंने देखा कि विचारधाराओं वाली बात भी आ जाती है, सत्ता की विचारधारा उसमें काम करती है? तो उसके हिसाब से कई बार उनको अपने निर्णय लेने होते हैं। मैंने तो सत्ताओं को बदलते और उसके बाद लेखकों की पूरी टीम बदलते देखी है। ये सभी आप लोगों ने देखे, मैं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूँ। इसका इतना बड़ा असर है इन सब बातों पर कि एक समय ऐसा आता है कि जब अच्छे लोग सारे बैठे हुए हैं, अच्छे लोग को पत्रिका में जगह ही नहीं है, जो पुरस्कार हैं या जो चीजें हैं वो कई बार सम्मानित होने लगती हैं, कई बार उनका वो अवनति की तरफ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है सरकारी संस्थाओं के साथ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक और चीज जो सरकारी संस्थाओं में ये कि वहां अनुवाद को लेकर या कि रचना की जो गुणवत्ता की बात हम कर रहे थे, उसमें बहुत कड़ाई से चेक करने वाला कोई नहीं है। एक वो चीज भी है। पारिश्रमिक बहुत नगण्य है। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं और उसके बाद फिर अपनी रुचि के व्यक्ति को काम देना संस्था, ये सारे ऐसे कठिन सवाल हैं जिनके जवाब मुश्किल हैं, इसलिए कि ये सारी संस्थाएं भी अंततः सत्ताओं द्वारा ही संचालित होने लगी है और उसमें कोई एक बहुत बड़ा जिगरा वाला व्यक्ति बैठ के सही ढंग से काम कर जाए, ये थोड़ा सा कठिन मुझे लगता है। तो इसलिए इन संस्थाओं से उम्मीद तो हमें बहुत रखनी चाहिए कि ये लोग काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। मुझे अभी भी याद है, लगभग 17-18 साल पहले एक बुकलेट हम लोगों को मिली थी पुस्तक मेले में, जिसमें एनबीटी ने एक पूरी की पूरी लगभग एक मैगजीन जैसी 100-125 पेज की, वो केवल इस बात की थी कि अलग अलग भाषाओं में वो कौन सी पुस्तकें हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद किया जाना चाहिए। वो बुकलेट उन्होंने निकाली थी। अच्छा, उस बुकलेट में तमाम भाषाओं की तमाम किताबों का, उनके कवर्स का जिक्र था कि इन जो लोग करना चाहें इनके अनुवाद, वो हमसे संपर्क करें। दुर्भाग्य से या जो भी रही होगी परेशानियां, कई मर्तबा संपर्क करने के बाद भी कोई जवाब वहां से नहीं आया। हाल ही में फिर जब बात की तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो योजना तभी बंद हो गई थी, यानी उससे अनुवाद के काम की शुरुआत तो हुई ही नहीं। वो बुकलेट वगैरह सब छाप दी थी, बड़ी परियोजना थी, लेकिन कुछ संस्थागत समस्याओं की वजह से वो हम नहीं कर पाए। तो ये सारी बातें हैं, इनका क्या रास्ता निकलेगा तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जो प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, संस्थान हैं, उन्हें भी थोड़ा सहृदयता से इस चीज को देखना चाहिए और अल्टीमेटली या जो अच्छे अनुवाद हैं वो उनके व्यवसाय को बढ़ाते ही हैं। समाज में अनुवाद, अच्छे अनुवाद आज भी पढ़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस नजरिए से चीजों को देखा जाना चाहिए, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बातें की अतपल जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। मैं चाहूंगा अब रेड्डी साहब बहुत संक्षेप में 2-3 बिंदु जो आपके जहन में हो सुझाव कि इसमें, चलिए जैसे बताया सरकार की बात की, तो प्रकाशक क्या कर सकते हैं, साहित्यिक संस्थाएं क्या कर सकती हैं? रेड्डी साहब अपनी बात कहें। मेरी सबसे बड़ी चिंता अभी जैसे मैंने बताया गुणवत्ता को लेकर के। अनुवाद जब तक में गुणवत्ता नहीं होगी तब तक वो अनुवाद बता नहीं जाएगा और जितना भी प्रयास किया जाएगा, जितना भी मतलब धन खर्च किया जाएगा, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। जी, इसलिए अनुवाद में गुणवत्ता लाने की हर तरह की कोशिश होनी चाहिए। जी जी, इसके लिए चाहे व्यक्तिगत रूप से हो चाहे संस्थागत रूप से हो, तो जो अनुवाद प्रकाशित होने के लिए आया हुआ है तो उसको बहुत थरोली देखा जाए, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द पर जो है गौर किया जाए। हमें हमारे रामचंद्र रेड्डी ने ही कहा है कि अनुवाद के संबंध में ही कि भाई हर अनुवादक को अपना एक ऐसा साथी रखना चाहिए साथ में जो उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानता हो, उसके मुहावरे को जानता हो। और उन्होंने मिसाल दिया है पोप की काउंसिल पर। तो पोप का जो काउंसिल है उसके अंदर एक आदमी होता है, उसका नाम है डेविल्स एडवोकेट। उसका काम एक ही है कि वह हर प्रस्ताव में गलती निकालना। उससे ये होता है कि उसको हर तरह से जो है उसकी परीक्षा होती है, उसको देखा जाता है, तभी वो एकदम निर्दोष होता है।
जी इसी जी तरह का डेविल्स एडवोकेट अपना एक दोस्त बना लो जो आपके हर वाक्य में गलती निकाल सके। तो जी इसी तरह से जो भी अनुवाद आता है प्रकाशन के लिए, तो उसको इतनी थरोली डेविल्स एडवोकेट की तरह से थरोली देखने वाला जब तक नहीं होगा, तब तक अनुवाद में गुणवत्ता नहीं आएगी, और अनुवाद में गुणवत्ता नहीं होगी तो अनुवाद पढ़ा नहीं जाएगा, जी जो मेरा जी अनुभव यही है। जी ठीक ये है रेड्डी साहब। जी 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 संतोष जी, आपका भी बहुत लंबे अरसे से आप इसमें जूझ रहे हैं, मैं तो जूझना शब्द इस्तेमाल करूंगा। तो अब आप अपने 2-3 बिंदु जो हो किस अनुवाद के कार्य को सही दिशा देने के लिए, ये निजी प्रयासों से बात नहीं बनने की, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि 10 साल से आपके अलावा मलयालम में और हिंदी में कोई है ही नहीं उस तरह से काम करने वाला, नहीं निजी तौर पे किसी ने कोई सी कृति किसी दबाव में कर दी, किसी उसमें कर दी, तो वो अलग कहानी है। लेकिन नियमित रूप से आपके अलावा इस समय कोई नहीं है, ये चिंता की बात है। तो कैसे संस्थागत रूप से ये प्रयास आगे बढ़े, 2-3 बिंदु आप बताइए। जी स्वागत। सर, पहला मेरा सुझाव होगा कि अनुवाद से संबंधित एक डेटाबेस तैयार किया जाए। तो इससे सुविधा यह होगी कि भिन्न भारतीय भाषाओं में भिन्न भाषाओं के बीच अनुवाद करने वाले उत्तम अनुवाद की एक सूची वहां पे तैयार हो जाएगी डेटाबेस के माध्यम से। अब डेटाबेस तैयार हो गया, दूसरी बात है अनुवाद करवाना। अब ये कौन करवा सकता है? जैसे आप सबने कहा, सरकारी संस्थाओं से हमारा किसी प्रकार का कोई भी उम्मीद नहीं है, तो फिर हमारे पास बचा है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो है। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एक प्रोफेसर और कवि है, प्रोफेसर अश्विनी कुमार, मेरे मित्र हैं। वो पिछले 3 सालों से एक काम में लगे हुए हैं। उन्होंने एक योजना बनाई है, उसका शीर्षक है इंडियंस नॉवल कलेक्टिव इन इंग्लिश। में वो भारत के भिन्न भारतीय भाषाओं के चर्चित उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के मदद से और अलग जगह से फंड करवाकर उन उपन्यासों का प्रकाशन करवा रहे हैं। ये बहुत ही स्वागत योग्य बात है जो वो कर रहे हैं। इस तरह अगर हम कोई निजी या प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर सामने आए भारतीय भाषाओं की जो साहित्य है उसको अनुवाद करने के लिए, तो ये डेटाबेस उनके लिए काम आएगी। क्योंकि जो सरकारी संस्थान है वो, जैसे उत्पल जी ने कहा, मन मर्जी अपने जो भी पहचान के हैं उनको काम दे देगा, और उसमें जैसे रेड्डी साहब ने उठाया कोई गुणवत्ता नहीं होगी। लगाएंगे 10-15 साल एक उपन्यास या कविता संग्रह के अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए, जब तक साल में एक निकल जाता है, लेकिन 15 साल में एक इनकी ओर से प्रकाशित होकर आती है। सरकार की संस्थान है तो अपने मर्जी से काम होता है। और एक मेरा जो तीसरा जो मुद्दा है वो है अनुवाद का एक परामर्श समिति होनी चाहिए। जैसे हमारे दामोदर खड़के साहब है, बहुत ही वरिष्ठ है, काफी अनुभवी है। ऐसे विद्वानों को एक परामर्श समिति बना के उनकी सेवा ली जाए और बिल्कुल उन्हें भी पारिश्रमिक दिया जाए अनुवादक के साथ साथ। तब अनुवादक का डेटाबेस, अनुवाद का परामर्श समिति और अनुवादक और वो जो निजी संस्थान है, जब ये 4 मिल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया काम होगा। और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, जैसे रेड्डी जी ने कहा, उत्तम और गुणवत्ता वाला अनुवाद निकालें। और एक अंतिम मेरा सुझाव है, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट हो या साहित्य अकादमी हो या किसी अन्य अकादमी हो, वहां से जो अनुवाद के लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट हो। वो इस दृष्टि से ट्रांसपेरेंट हो कि किसी प्रकार का सीक्रेट प्रोसेस ना हो, जैसे अकादमियों में चल रहा है, जहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं कि अनुवादक का ग्राउंड लिस्ट मेकर के पास कितनी किताबें पहुंचे हैं, फाइनल अथॉरिटी के पास कितनी किताबें पहुंचे हैं, और अंत में एक किताब को चुनकर अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया गया। क्योंकि कौन से व्यक्ति को मालूम है कि पूरी भारत में भिन्न भारतीय भाषाओं में उस वर्ष के लिए या फलाना वर्ष के लिए कितनी किताबें आई थी, ये किसी को पता नहीं है। जो मिला उसको रख दिया, उसमें से थोड़ा सा जो बेटर है उसको अनुवाद दे दिया। ये गलत प्रथा है। जब ट्रांसपेरेंट होगा, जब बुलाई जाएगी किताब अनुवाद के लिए कि फलाना वर्ष में कितने किताब निकाले हैं, और जो अनुवादक है या प्रकाशक है वो अनुवाद के लिए अप्लाई कर सकता है, तब वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगा। हर भाषा में उस साल में प्रकाशित किताबें सामने आएगी, उस पर आप बहस करें, जो अच्छा अनुवाद है उसके लिए अनुवाद उनके लिए पुरस्कार दिया जाए। ये मेरा अंतिम सुझाव जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छे सुझाव दिया आपने। और
अंत में अब दामोदर खड़से साहब ने तो पहले से ही 2 सुझाव तो दे ही रखे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कोई एक कंक्लूडिंग रिमार्क जिसे कहते हैं, जो कोई सुझाव हो, तो उस सुझाव के साथ ही हम इस चर्चा का हम समापन करना चाहेंगे। तो दामोदर खड़से जी, कुछ और आपके जहन में आता है तो एक संक्षेप में आप बताएं। दामोदर जी। मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षेत्रीय भाषाओं की राज्य स्तर पर कई संस्थाएं हैं भाषा और साहित्य के विकास के लिए। केंद्रीय स्तर पर यदि हम देखते हैं तो हिंदी के लिए काफ़ी संस्थाएं हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, आगरा की संस्था है, या विभिन्न राज्यों की अपनी अकादमियां हैं। क्या कभी इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अनुवाद को केंद्र में रखकर कोई अखिल भारतीय ऐसा एक संस्थान बनाया जाए और उस संस्थान में इसमें आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसका प्रशिक्षण भी दिया जाए, नए अनुवादक तैयार किए जाएं और इसके प्रकाशन की भी व्यवस्था की जाए। जिस प्रकार वर्धा में महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है या पत्रकारिता के कई विश्वविद्यालय हैं, क्या इस प्रकार के विश्वविद्यालयों को आरंभ करने के बाद अनुवाद विश्वविद्यालय के बारे में सोचा जा सकता है? इसके किस प्रकार इसका विकास हो, किस प्रकार इसके कामकाज चलें और नए अनुवादक किस प्रकार हम तैयार करें। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में हिंदी विभाग में अलग अलग अनुवाद के पाठ्यक्रम चलते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है या मेरी जानकारी है, वहाँ मूल रूप से सरकारी कामकाज में अनुवाद की जो गुंजाइश होती है उसको केंद्र में रखा जाता है। और यदि इस प्रकार एक अखिल भारतीय स्तर पर संस्थान बनता है तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में अनुवाद को लेकर महत्व भी होगा, कई गतिविधियां होंगी, प्रशिक्षण होगा, प्रकाशन होगा और अनुवादकों के पारिश्रमिक और अन्य जो जितनी शब्दावली, शब्दकोश और इन सारी चीज़ों की थोड़ी सी सुविधा भी वहाँ पर हो सकेगी और गुणवत्ता की जानकारी के लिए भी वहाँ इस प्रकार की टीम बनाई जा सकती है। तो ये एक विचार था मेरा। एक छोटी सी जानकारी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक नई बात शुरू की गई है। महाबलेश्वर के पास एक गांव है भिलार। इस गांव को पुस्तकों का गांव घोषित किया गया है और उस पुस्तकों के गांव में 25 घरों को अभी निर्धारित किया गया है। इन 25 घरों में एक एक कमरा अपनी ओर से मकान मालिक ने दिया है और इन 25 घरों में अलग अलग 25 विधाओं की पुस्तकें रखी गई हैं। अनुवाद भी उसमें है, पत्रिकाएं भी हैं, अखबार भी हैं और स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उपन्यास, कविता, कहानी, समीक्षा, जितनी विधाएं हैं सब विधाओं की पुस्तकें वहां पर अलग अलग घरों में रखी हैं। ये भारत में पहला ऐसा अवसर है कि इस प्रकार का पुस्तकों का गांव उन्होंने घोषित किया है और हर वर्ष 15,000 की नई पुस्तकें उनको दी जाती हैं। ये केवल जानकारी के तौर पर अंत में मैंने बताने की कोशिश की। मूल सुझाव मेरा यही था कि अखिल भारतीय स्तर पर सरकार द्वारा एक ऐसा संस्थान गठित किया जाए जिसमें अनुवाद की ये सारी बातों पर विचार विमर्श किया जाए। बहुत अच्छा जी जी जी, ये जो सूचना आपने बाद में दी ये तो बहुत अच्छी और बहुत प्रेरक सूचना दी, आप जानकारी दी। मैं समापन करने से पहले सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जरूरी होगा, जैसे आकाशवाणी से एक नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है, तो अब जब जो नाटक हिंदी में प्रसारित होता है फिर वो 22 भाषाओं में उसका बाकायदा अनुवाद होके और फिर वो वहां तक पूरे देश में पहुंचता है। इसी तरह सर्वभाषा कवि सम्मेलन होता है जिसमें 22 भाषाओं के कवि एक साथ एक मंच पर रचना पाठ करते हैं, उनके अनुवादक उसी मंच से रचना पाठ करते हैं। तो ये आयोजन तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में होता है, लेकिन फिर हर केंद्र में, जैसे अगर चेन्नई से वो प्रसारण जब होगा तमिलनाडु के लिए, तो वही सारी 22 कविताएं जो चयनित हैं वो फिर तमिल में प्रसारित होंगी। इसी तरह से वो कोलकाता होंगी तो ये सारी कविताएं बांग्ला में होंगी। इस तरह का आदान प्रदान चलता है। तो इस तरह के जो प्रयास अभी चल तो रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों के अनुवाद को लेकर के एक कहीं ना कहीं, मैं तो कहता हूं जो आप लोग यहाँ 5 लोग हैं ये शुरुआत करें, एक संस्था बनाएं और एक संस्थागत रूप से स्वयं भी, ताकि आप जगह जहां भी पत्र लिख सकते हैं, अपने विचार आगे बढ़ा सकते हैं
और एक तरह से हमें एक अभियान चलाना पड़ेगा, एक जागरूकता बनानी पड़ेगी। और निजी तौर पर तो आप सब ने बहुत एक तरह से हम कहें कि त्याग किया है और बहुत कुछ दिया है हिंदी को और दूसरी भाषाओं को, लेकिन एक संस्थागत प्रयास बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा काम करना, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे नेशनल बुक ट्रस्ट हो, चाहे साहित्य अकादमी या प्रदेश की जो संस्थाएं हैं उनका हो, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, प्रकाशकों की अपनी जिम्मेदारी है, साहित्यिक संस्थाओं की अपनी जिम्मेदारी है। ये सिलसिला जितना आगे बढ़ेगा, साहित्य भी समृद्ध होगा और उससे समाज भी परिष्कृत होगा। और ये जो तमाम सारी हम नकारात्मक और भयानक खबरें हम देख पाते हैं, शायद उनमें कहीं कोई कमी आए, क्योंकि वही तो जरूरत है कि हम सब एक बेहतर मनुष्य अगर बने तो बेहतर समाज बने, बेहतर देश बने, बेहतर दुनिया बने। इन्हीं सबके साथ आप सबका बहुत बहुत आभार अपना समय देने के लिए, अपनी इस चर्चा में बहुमूल्य सुझाव देने के लिए। और वेलिया वर्ड्स इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के जो सभी हमारे जो साथी हैं, उन सब का भी आभार कि उन्होंने इस सत्र के लिए हम अपनी बात रखने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।